हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो पुराने ज़माने में कैसे राजा चुने जाते थे और कैसे उनकी राजतंत्र चला करती थी, उसके बारे में जानते हैं। तो राजा वेयर चूजन बाय द जना द पीपल अराउंड 3000 ईयर्स अगो। तो राजा चूज किए जाते थे, चुने जाते थे जना के हिसाब से। जना उसको बोलते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं उनको जना बोलते थे उस जमाने में। तो ये 3000 साल पहले ऐसे राजा को चुना जाता था। और कुछ लोग राजा की पहचान ऐसे होती थी जो अपने आप में बड़ा सैक्रिफाइस करते थे या बलिदान देते थे, जैसे घोड़ों का बलिदान देना या कोई और चीजों का सैक्रिफाइस करना, बलिदान देना। तो वो अपने आप को राजा घोषित करते थे। और उसी में था एक अश्वमेधा, जो बहुत ही प्रचलित था उस जमाने का। तो अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस वाज वन सच रिचुअल। तो अश्वमेधा और हॉर्स, जो घोड़े का सैक्रिफाइस होता था, वो उसमें उस टाइम उस जमाने का एक रिचुअल बन गया था, एक ट्रेडिशन, एक कस्टम बन गया था, जिसे वो राजा अपने आप को घोषित करते थे। जो पुजारी थे उस जमाने में, उन्होंने लोगों को 4 भागों में बांटा और ये उनके काम के हिसाब से, उनके काम के अकॉर्डिंग के हिसाब से लोगों को बांट दिया गया और उसको जाति का नाम दिया गया। जैसे कि देखते हैं नीचे क्या मेंशन है। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्नास। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ना हैड डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। तो वही बताया जाए, पुजारियों ने लोगों को 4 भागों में बांटा, उसको क्या बोलते हैं? वर्ना। और ये उनके काम के हिसाब से बांटा गया, कौन क्या काम करते हैं। तो फर्स्ट वर्ना में देखते हैं क्या है। द फर्स्ट वर्ना वाज दैट ऑफ द ब्राह्मण। Brahmins were expected to study and teach the Vedas and perform sacrifice and receive gift. तो ब्राह्मण्स का काम क्या था? जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे? पूजा पाठ कराते थे, लोगों को वेदास सिखाते थे, और जो पूजा पाठ का काम था, सैक्रिफाइस का जो ट्रेडिशन था, वो सब कराते थे। और इसके बदले उनको क्या मिलता था? गिफ्ट मिलता था लोगों से। In the second place were the rulers, also known as Kshatriyas, and they were expected to fight battles and protect people. जो सेकेंड जाति थे वो क्षत्रिय थे और वो अपने आप को फाइटर समझते थे या लोगों को सुरक्षा देने में वो सक्षम थे, सुरक्षा देने में वो योग्य थे, तो उनको क्षत्रिय का नाम दिया गया। थर्ड were the Vis or Vaisyas. They were expected to become a farmer, herders and traders, and both the Kshatriyas and Vaisyas could perform sacrifices. तो थर्ड में कौन थे? वैश्य थे और वैश्या। उसमें कौन कौन से लोग आते थे? जैसे कि किसान थे, हर्डर्स थे और व्यापारी थे। तो ये अपने आप को क्षत्रिय घोषित करते थे और इनको पूजा पाठ या सैक्रिफाइस या बलिदान देने का अनुमति था। लास्ट were the Sudras, who had to serve the other 3 groups and could not perform any rituals. तो लास्ट में जो सुद्रास थे, जो सबसे नीचे जाति का स्तर है, उसको सुद्रास कहा जाता है, जो कि ये तीनों जो बड़े जाति हैं उनका सेवा करे, और ये इनको कोई अधिकार नहीं था कि ये कोई कस्टम ट्रेडिशन पूजा पाठ ये कर सके, ना ये वेदा पढ़ सकते हैं, ना इनकी औरतों को। बहुत से ऐसे जगहों पे जिसमें इनको अनुमति नहीं था कि वो मंदिर में भी प्रवेश कर सकें, जैसे कि यहाँ नीचे मेंशन किया गया है, बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदा। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, औरतें और जो शूद्रास थे उनको अलाउ नहीं था कि वो वेदा भी पढ़ सकें। उनके साथ उस जमाने में घोर अत्याचार ही हुआ, ये मान सकते हैं। आगे चल के धीरे धीरे सरकार ने ये सब चीज को खत्म किया। जनपद। अब जनपद के बारे में जानते हैं, जनपद क्या है। The Raja who performed these big sacrifices were now recognized as a being Raja of Janapad rather than Janna. तो पहले तो जन्ना के नाम से जाने गए, लेकिन धीरे धीरे
वो जो जन्ना का राजा थे, अब वो अपने आप को जनपद का नाम देने लगे और जनपद के नाम से पहचानने जाने लगे, ना कि जन्ना। The word Janapad literally means the land where the Janna set its foot and settled down. The word Janapad है literally, इसका मीनिंग है कि जहाँ पे जो जमीन है, जहाँ पे वो सेट हो जाते थे या सेटल डाउन हो जाते थे, उसको जनपद बोलते थे। तो जनपद had a number of settlement. In these Janapads such as Purana Kila in Delhi, Hastinapura near Meerut and Atranji Khera near Etawah in उत्तर प्रदेश। तो ये जनपद थे जिनका मेन सेटलमेंट कहाँ कहाँ होता था, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि कुछ जगहों का नाम दे रखा है यहाँ पे, जैसे पुराना किला दिल्ली में है, हसीनापुरा जो मेरठ में है, और अतरंजी खेरा जो इटावा में है, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो ये जनपद का सेटलमेंट हुआ करता था उस जमाने का। अब जनपद से ये धीरे धीरे महाजनपद कहा जाने लगा। तो ये अबाउट 25 years ago जनपद बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स एंड वेर नोन एज महाजनपद। तो ये 2500 साल पहले जनपद से भी ज़्यादा पावरफुल होने लगे और महत्वपूर्ण होने लगे और अपने आप को ये महाजनपद का नाम देने लगे और महाजनपद से जाने लगे। और उन्होंने अब क्या क्या किले बनवाने लगे बड़े बड़े, और अपने आप को और पावरफुल करने लगे, चारों तरफ से बड़े बड़े किले बनाने लगे और अपने सुरक्षा के लिए, दूसरों राजा से सुरक्षा करने के लिए अपने अपने जो बिल्डिंगें थी चारों तरफ से उसको बड़े बड़े किले बनवा के सुरक्षित करने लगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, फोर्ट्स वेर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वेर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। जो मैंने बताया दोस्तों वही है कि वो उन्होंने किले बनवाना चालू कर दिए, इसलिए कि उनको डर था कि कोई मेरा विपक्ष जो है वो हम पे अटैक ना कर दे, इसलिए वो किले बनवाना शुरू कर दिया। The new Raja now began maintaining army soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. अब इसमें जो नए राजा उभर के आने लगे वो क्या करने लगे दोस्तों, वो आर्मी मेंटेन करने लगे, सोल्जर बनाने लगे और उनको सैलरी पे रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट करने लगे, क्योंकि उनको पावरफुल होना और अपने आप को सुरक्षित करना महसूस होने लगा। क्योंकि जब वो आर्मी और सोल्जर नहीं रखेंगे तो कोई भी उन पे हमला कर सकता है और उनको राजपाट को ख़त्म कर सकता है। इसके रीज़न से वो ये सब आर्मी सोल्जर ये सब रखने लगे। अब देखते हैं दोस्तों उनका पेमेंट्स कैसे होता था, जो आर्मी थे उस ज़माने में या सोल्जर का काम करने लगे राजा के लिए। तो सम पेमेंट्स वेर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स। तो उनका पेमेंट पंच मार्क कॉइन जो सिक्का चला था उस के द्वारा वो पेमेंट देने लगे अपने आर्मी और सोल्जर को। तो पंच मार्क कॉइन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई सिक्का गढ़ा जाता था और उस जमाने में जो लोगो या सिंबल कुछ होता था राजा का, उस पे पंच मार्क करते थे, वो उसको दबा कर प्रेस करके वो कोई चिन्ह था जो कॉइन पे वो मार्क करके, और वही सिक्का जो सोल्जर और आर्मी को एज ए सैलरी के रूप में दिया जाता था। तो अब दोस्तों देखते हैं टैक्स के बारे में, क्योंकि अब तो धीरे धीरे उनका सारा सिस्टम बढ़ने लगा, तो अब तो उनको ज़्यादा रिसोर्सेस और पैसे की ज़रूरत बढ़ने लगी। तो उन्होंने सोचा कि उस टैक्स लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस ज़माने में क्या होता था, राजा को कभी कभार ओकेजनल कोई गिफ्ट जो मिलने आते थे तो वो ओकेजनल गिफ्ट दे देते थे। लेकिन इनका जो एम्पायर बढ़ने लगा तो इसमें ओकेजनल गिफ्ट से काम इनका चलना बंद हो गया। तो ये रेगुलर बेसिस पे टैक्स लोगों पे लगाना शुरू कर दिए। तो देखते हैं टैक्स के बारे में क्या दे रखा है। एज द रूलर ऑफ महाजनपद वेयर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स मेंटेनिंग बिग आर्मीज दे नीडेड मोर रिसोर्सेस। अब उन्होंने जो शासक थे उस जमाने के महाजनपद के, वो बड़े बड़े किले बनाने लगे, मेंटेन आर्मी रखने लगे। तो उसके लिए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, पैसे चाहिए, संपदा चाहिए, जब जाके वो मेंटेन कर पाएंगे या उसको रन कर पाएंगे। एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस, और वो ऑफिशियल टैक्स को कलेक्शन करने लगे। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स बाउट बाय पीपल एज इन केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपद दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। जैसे मैंने बताया दोस्तों कि उनको ओकेजनल गिफ्ट मिला करता था,
राजा को, रेगुलर कोई टैक्स नहीं देता था। तो इन्होंने टैक्स लागू कर दिया और रेगुलर बेसिस पे टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। और टैक्स किन किन चीज़ों पे ये लगाना शुरू किए? अब उस जमाने में तो लोग ज़्यादातर दोस्तों किसान हुआ करते थे। ये क्रॉप्स पे, जो किसान जो पैदा करके ज़मीनों से निकालते थे, गेहूँ, जो भी क्रॉप्स होता था, उस पे, उपज पे ये टैक्स लगा दिए। तो taxes on crops were most important. This was because most people were farmers. Usually the tax was fixed at 1/6 of what was produced. This was known as भागा और शेयर। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये ज़्यादातर उस ज़माने में किसान थे, और किसान पे जो फार्मर थे, किसान थे, जो खेती बाड़ी करते थे, और जो खेती से जो निकलता था उसी पे इन्होंने 1/6 का टैक्स लगा दिया। जो भी जमीन से उपज होगी उस पर 1/6 का टैक्स देना पड़ेगा किसानों को, और इसको क्या बोला जाना जाता था? भागा और शेयर। चलिए अब वीवर्स के बारे में देखते हैं। अ वीवर्स और स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। अब जो बुनाई का काम करते थे दोस्तों, जो हस्तकला का काम करते थे, तो वो तो खेती बाड़ी नहीं करते थे, तो उनसे ये रेगुलर तो टैक्स नहीं ले पाते थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक दिन ये महीने में एक दिन राजा के लिए काम करेंगे। वो जो भी हस्तकला का काम जानते थे, तो एवरी मंथ दे हैव टू वर्क फॉर द किंग। राजा के लिए एक दिन वो महीने में से निकाल के काम किया करते थे। जो भी उनको अपना हस्तकला में कलाकारी आता था, तो वो राजा के लिए काम करते थे। और हर्डर्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। हर्डर्स वेयर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस। जो पशुपालन का काम करते थे, तो उनको भी टैक्स लगाया गया। तो वो टैक्स किस हिसाब से देंगे और कैसे देंगे, वो जानते हैं। अब वो तो खेती बाड़ी नहीं करते थे, लेकिन वो जानवरों को पाला करते थे। तो उसमें से राजा ने ऐसा सिस्टम निकाला कि वो टैक्स देंगे, लेकिन जो चीज़ एनिमल से उनको प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से वो टैक्स देंगे। जैसे कि घी निकलता था, तो घी में से वो टैक्स लेते थे। इस हिसाब से वो एनिमल से जो प्रोड्यूस उनको मिलता था, उससे वो राजा को टैक्स दिया करते थे। और जैसे जो कोई खरीद फरोख्त होती थी या कीन बेच होती थी, उससे भी वो जो उसमें लाभ होता था, उससे भी टैक्स लेते थे। देयर वॉज ऑल्सो टैक्स ऑन गुड्स सेल एंड परचेज। जो सामान बिक्री होती थी या खरीद होती थी, उनमें भी टैक्स लेते थे। तो इस तरह वो टैक्स वसूल करते थे लोगों से। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेज हुआ। तो चेंजेस इन एग्रीकल्चर, देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। इस समय दोस्तों 2 बड़े बड़े चेंजेज हुए। तो वो कौन कौन सा था देखते हैं। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लाउसियर। दिस मीन्स दैट हेवी क्ले सोइल कुड बी टर्न ओवर better than with a wooden plowshare so that more gain could be produced। तो दोस्तों सबसे बड़ा चेंज हुआ कि उस टाइम जो पहले लकड़ियों का हल हुआ करती थी, उससे अच्छे से खेत का जुताई नहीं हो पाता था। तो इस टाइम आके आयरन, जो लोहे का जो हल बना, उससे आसानी से वो जो बंजर जमीनें थे उसको भी जुताई अच्छे से करके और अपने उपज को बढ़ा लिए, और उससे अच्छे से खेत का जुताई होता था और खेती में आसानी और उपज भी बढ़ने लगा। तो ये सबसे बड़ा चेंजिंग उस टाइम का एक ये था कि आयरन प्लाउ का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और सेकेंड क्या था, सेकेंड देखते हैं दोस्तों क्या है। पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब जो धान का जो सीड था, जो बीज डालते थे, तो उसको इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ट्रांसप्लांटिंग। जैसे एक जगह वो पहले बोते थे और उसके बाद जब छोटे छोटे उसके बीज निकल आते थे, तो उसको फिर दूसरे जगह ले जाके बोते थे, और जब जाके धान का खेती आराम से वो कर लेते थे। तो ये 2 बड़े चेंजेज हुआ था उस टाइम में। अब दोस्तों जानते हैं मगध के बारे में। मगध बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स अगो। जो मगध का जो पावरफुल राजा हुआ करता था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने लगा महाजन पद के टाइम में, और ये 200 साल पहले होने लगा। Many rivers were used by them for a transport water supply making the land fertile। बहुत से जो नदी होती थी उससे ये क्या करते थे, पानियों को एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई करके और अपने खेतों को
उपज बनाते थे, फर्टाइल बनाते थे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उपज वो उपजा सके। Magadha had two very powerful rulers, Bimbisara and Ajatasattu, who used all possible means to conquer other Janapads. तो मगध का जो सबसे पावरफुल शासक थे वो कौन थे? बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु। ये सारे अपने जो जो पॉसिबल मीन्स थे, सारे अपने कोशिश किए जनपद को जीतने के लिए, और जीता भी बहुत इन्होंने। महापद्मा वाज अनदर इम्पोर्टेंट रूल, और उसी जमाने में महापद्मा था, वो भी एक बहुत बड़ा शासक था। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वो अपना राजपाट कहाँ तक? नॉर्थ वेस्ट में फैलाया हुआ था, और उनका कंट्रोल वहां तक चलता था। अब चलिए दोस्तों देखते हैं राजगृह। राजगृह प्रेजेंट इन राजगीर इन बिहार was the capital of Magadha for several years। तो राजगीर, जो राजगीर आजकल जानते हैं बिहार में पड़ता है, वो उस जमाने का मगधा का राजधानी हुआ करता है, और बहुत सालों तक राजधानी वहां पे रहा। बाद में ये पाटलिपुत्रा को शिफ्ट कर दिया गया। तो लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट डे पटना, जो पाटलिपुत्रा आजकल पटना में स्थित है। More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia and Europe, wanted to become a world conqueror. Of course, he did not conquer the world, but did conquer parts of Egypt and West Asia and come to the Indian subcontinent, reaching up the bank of the Bee। तो दोस्तों 2300 साल पहले एक अलेक्जेंडर नाम का शासक हुआ करता था। वो मैसेडोनिया का रहने वाला था, यूरोप में, और वो चाहता था कि मैं वर्ल्ड पे अपना साम्राज्य खड़ा करूं। तो बेशक उन्होंने सारा वर्ल्ड पे तो अपना साम्राज्य नहीं किया, लेकिन बहुत से जगहों को उन्होंने जीता, जैसे कि इजिप्ट, वेस्ट एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश किया। When he wanted to march the further eastward, his soldiers refused। जब वो इंडिया की तरफ बढ़े और पूर्व साइड में वो चाहे कि अपना साम्राज्य बढ़ाएं, तो उनके जो आर्मी थे वो इनकार कर दिए, क्योंकि वो इंडिया के बारे में उनके आर्मी सुने हुए थे कि वहाँ पे ऐसे ऐसे बड़े शासक हैं और उनके पास बड़ी आर्मी फोर्स है। तो देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। दे वेयर सैक्रेड एज दे हैड हर्ड दैट द रूलर ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मी, फूड, सोल्जर, चैरियट एंड एलिफेंट। तो जैसे मैंने बताया कि उनके आर्मी को ये पता था कि जो इंडिया के जो शासक थे उनके पास बहुत बड़ा आर्मी का काफिला है, और जमीनी स्तर पे भी जो आर्मी है, और जो एलिफेंट जो हाथी सवार है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, या इंडिया की तरफ बढ़ने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों जानते हैं वाजी के बारे में। वाजी, while Magadha became a powerful kingdom, Waji with its capital वैशाली। जैसे मगधा एक बहुत पावरफुल किंगडम था, तो उसी समय वजी भी एक वजी विद कैपिटल, वजी जो था, जो बिहार का वैशाली में स्थित होगा, अंडर अ डिफरेंट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज जना और संगा। तो वैशाली में ये स्थित है वजी का, और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट गवर्नमेंट जो सरकारी जना और संगा था वो शामिल था। अब दोस्तों देखते हैं जना किस चीज को बोलते हैं। जैसे जना इज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ दैट हैज मेनी मेंबर, ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते हैं, और दैट हैज मेनी। तो जना एक ऐसा संगठन था जिसमें बहुत से लोग मेंबर हुआ करते थे। और संघ किसको बोलते हैं? संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। तो संघ एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जो संघ था, एसोसिएशन बना था। This is an account of the Vaji from the Digha Nikaya, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of the Buddha. These were written down about 23 years ago। तो इसमें वजी के बारे में दिगहा निकाय एक फेमस बुक बुद्धिस्ट का है, जो कि उसमें माना जाता है कि उसमें कुछ जो अंश है जो बुद्धा का कहा हुआ है उसमें लिखा गया है। जो दिगहा निकाय फेमस बुक बुद्धिस्ट का है, उसमें बुद्धा का जो स्पीचेस है वो उसमें इंक्लूड है, रिटर्न डाउन लिखा गया है।
और ये कब लिखा गया है? 2300 साल पहले दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। मैंने बहुत ही डिटेल और बहुत ही विस्तार तरीके से बताया है, आसानी से आप सबको समझ में आ जाएगा और अच्छे से इसको समझ लेंगे तो कोई याद करने की जरूरत नहीं होगी और आराम से एग्जाम में आपके दिमाग में ये बात होगी। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनको भी आसान है, क्योंकि मैंने नोट सारा इंग्लिश मीडियम में बना रखा है, क्योंकि अक्सर आपको हिंदी में मिल जाएगा और जो यूट्यूब पे जब जाओ आपको हिंदी में बहुत सारे टीचर, बहुत सारे जो पढ़ाते हैं उनका आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन इंग्लिश मीडियम बहुत ही कम रेयर केस में मिलते हैं, और मिलते हैं तो कुछ अलग अलग अपने हिसाब से नोट बनाते। ये दोस्तों मैंने अपने खुद हाथों से बनाया और बिल्कुल टू द पॉइंट और एकदम एग्जैक्टली जो एग्जाम में पूछे जाते उस हिसाब से दोस्तों मैंने बनाया है इस नोट्स को। तो अगर आप नोट भी बनाना चाहें तो आराम से इसे नोट अपना तैयार कर सकते हो और आसानी से पढ़ के एग्जाम कोई दे, 100% सफलता आपको मिलेगी। चलिए देखते हैं सम इम्पोर्टेंट डेट्स। न्यू काइंड्स ऑफ राजा अबाउट 3000 ईयर्स अगो। महाजन पद कब चालू हुआ? 2500 साल पहले। अलेक्जेंडर कब आया था? ये भी एग्जाम में पूछ देते हैं, तो वो कब आया था? 2300 साल पहले। और दीघा निकाय जो बुद्धिस्ट का बुक है वो कब कंपोजिशन हुआ था? उसका भी 2300 साल पहले। एंड ऑफ द जना एंड संगा अबाउट 1500 ईयर्स अगो। जो जना और संगा था इनका खात्मा कब हुआ? 1500 साल पहले। तो ये दोस्तों आज का यही चैप्टर खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट भी करें, जिससे और इम्प्रूवमेंट इसको किया जाए।